हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्विज 20/11/2023 का। तो जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में हमने बताया है कि संडे को हमारा क्विज जो है बंद रहता है, बाकी फिर 6 दिन रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र शक्ति अभ्यास करता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि मित्र शक्ति अभ्यास, ठीक है, एक मैत्री होता है। तो मैत्री रहे तो लगता है वो बांग्लादेश के साथ है, लेकिन मित्र शक्ति रहे तो ये श्रीलंका के साथ है। ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में बांग्लादेश भी है, तो बांग्लादेश मैत्री है, यहाँ पे मित्र शक्ति है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नवंबर 2023 में औंध पुणे में आयोजित होने वाला अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारतीय तथा श्रीलंकाई टुकड़ियों के बीच संयुक्त प्रयास का प्रतीक है, जिसमें मुख्य रूप से क्रमशः मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट एवं 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक शामिल हैं। कर यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का पूर्वाभ्यास करने पर केंद्रित है। कर जिसमें छापेमारी, खोज और मिशन को नष्ट करने, हेलीबोर्न ऑपरेशन आदि जैसे आतंकवाद विरोधी रणनीति पर जोर दिया गया है। इस अभ्यास में ड्रोन तथा काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों का उपयोग भी शामिल होगा, अतः विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है जो विदेशियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में बहुत कम कर देयता प्रदान करता है। तो कितने कथन सही है ये ढूंढना है। यहाँ करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है जो विदेशियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में बहुत कम कर देयता प्रदान करता है, तो पहला कथन सही है। करा एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि टैक्स हेवन आमतौर पर एक अपतटीय देश होता है जहां राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर परिस्थितियों में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायियों के लिए कर देयता बहुत कम या नहीं होती है, इसलिए कथन पहला सही था। कर एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है। कर है अपतटीय कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी देश में अनुकूल कर कानूनों या आर्थिक माहौल का लाभ उठाना होता है। यहाँ है कि ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ज्वालामुखी गतिविधि प्लेट विवर्तनिकी की गति और टकराव से जुड़ी हुई है, तो पहला कथन तो ये सही है। कितने कथन सही है ढूंढना है। दूसरा है कि सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर प्रस्फुटन होता रहता है। ये मुख्यतः प्रशांत रिंग ऑफ फायर के निकट पाए जाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और अमेरिका शामिल है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर प्रस्फुटन होता है, ठीक है नहीं, उसमें हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहता है, समय समय पर विस्फोट होकर ये मुख्यतः प्रशांत रिंग ऑफ फायर के निकट पाए जाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और अमेरिका शामिल है। करा है ग्वाटेमाला में सांता मारिया दुनिया में मौजूद विभिन्न निष्क्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो ध्यान देना है कि ग्वाटेमाला में सांता मारिया जो है दुनिया में मौजूद विभिन्न निष्क्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, नहीं ये सक्रिय ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला, तो ये गलती हो जा रहा है, तो केवल दो सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखते हैं आगे। ज्वालामुखी वह छिद्रीय खुला भाग होता है जहाँ से लावा, चट्टानें और भाप पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। करवे अपने स्वयं की विस्फोटों और टेक्टोनिक प्लेटों की गति तथा टकराव दोनों के माध्यम से ग्रह के सामान्य गठन परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, फिर है विस्फोट की आवृत्ति। ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे विस्फोट की आवृत्ति के आधार पे। तो सक्रिय ज्वालामुखी करे इसमें आवृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार कितना समय में किस प्रकार से हो रहा है, सक्रिय है या सुसुप्त है या पूरी तरह से डेड ज्वालामुखी है। तो इसमें निरंतर प्रस्फुटन होता रहता है, मुख्यतः प्रशांत रिंग ऑफ फायर के निकट पाए जाते हैं ज़्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी, कर जिसमें न्यूजीलैंड है, दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, जापान और अमेरिका शामिल है। कर पूरे विश्व में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कर ज्वालामुखी गतिविधि प्लेट विवर्तनिकी की गति और टकराव से जुड़ी है, अतः कथन एक सही है।
उदाहरण हवाई द्वीप में किलुआ और ग्वाटेमाला में सांता मारिया सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उदाहरण के लिए हवाई द्वीप में किलाउआ और ग्वाटेमाला में सांता मारिया सक्रिय ज्वालामुखी है। अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए और देखते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो ये विलुप्त ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हाल के इतिहास में इनमें विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि भविष्य में सुप्त ज्वालामुखी प्रस्फुटित हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ज्वालामुखी को निष्क्रिय कहते हैं कि हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में हो सकता है उसमें विस्फोट ना हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, तो वो निष्क्रिय कहलाता है। कर उदाहरण के लिए तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। विलुप्त या निष्क्रिय, फिर से यहाँ निष्क्रिय नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, करा भूवैज्ञानिक सुदूर अतीत में विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी पर कार्य नहीं करते थे। उदाहरण धीनोधर पहाड़ी गुजरात। इस्तांबुल सहयोग पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस्तांबुल सहयोग पहल जो है व्यापक मध्य पूर्व में गैर नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का मौका प्रदान करके वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस्तांबुल सहयोग पहल व्यापक मध्य पूर्व में गैर नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का मौका प्रदान करने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये कथन सही है। ठीक है, इस्तांबुल सहयोग पहल से संबंधित कर भारत, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में इस पहल के भाग हैं। तो ध्यान देना है कि भारत जो है इस्तांबुल सहयोग पहल का भागीदार नहीं है, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, फिर से चलिए डिस्क्रिप्शन में ही देखते हैं। करा इस्तांबुल सहयोग पहल। इस्तांबुल सहयोग पहल एक साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करके दीर्घकालिक वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना है। अतः कथन एक सही है। कर वर्तमान में बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल में भाग लेते हैं, भारत नहीं। ठीक है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। कर है व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में नाटो और साझेदार देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्तांबुल में वर्ष 2004 में के नाटो शिखर सम्मेलन में इस्तांबुल सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद में भाग लेने वाले 4 देश बहरीन, कुवैत, कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं। कर इस पहल में शामिल हुए हैं, जबकि ओमान, सऊदी अरब ICI ढांचे के भीतर चयनित गतिविधि भाग लेते हैं। प्रारंभिक परामर्श खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य के साथ आयोजित किए गए थे, लेकिन यह पहल मध्य पूर्व के उन सभी इच्छुक देशों के लिए खुली है जो ICI के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। कर पहल के तहत गतिविधियों में रक्षा योजना और बजट से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना शामिल है। कर पहले 6 मुख्य सिद्धांतों की नींव पर आधारित है। गैर भेदभाव, आत्म भेदभाव, दो तरफा जुड़ाव और अधिरोपण, विविधता और क्षेत्र में अन्य अंतर्राष्ट्रीय पहलों की पूर्वता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर OECD सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर OECD सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मई 2019 में अपनाया गया OECD AI सिद्धांत नवीन एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का समर्थन करते हैं, जो मानवाधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये दूसरा पढ़ते हैं। OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह का पहला सिद्धांत है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर OECD सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही ये ढूंढना है। तो मई 2019 में अपनाया गया OECD सिद्धांत नवीन एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का समर्थन करता है, जो मानवाधिकार
तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है, तो ये सही है। कह रहा है OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह का पहला सिद्धांत है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही ही होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित OECD सिद्धांत, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर OECD सिद्धांत AI को बढ़ावा देते हैं जो नवीन एवं भरोसेमंद हैं तथा मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। इसे मई 2019 में OECD परिषद की सिफारिश की मंजूरी के साथ OECD सदस्य द्वारा अपनाया गया था। कथन एक सही है। OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह के पहले सिद्धांत है। उनमें सार्वजनिक नीति व रणनीति से संबंधित मौजूद सिफारिशें शामिल है तथा उनका सामान्य दायरा यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें विश्व भर में AI के विकास पर लागू किया जा सकता था। कथन दूसरा सही है। OECD AI नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा विकसित AI सिस्टम को वर्गीकृत करने के लिए OECD ढांचे का उद्देश्य नीति निर्माताओं, नियामकों, विधायकों एवं अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के AI सिस्टम के अवसरों व जोखिमों का आकलन करने, उनकी AI रणनीति को सूचित करने एवं सीमाओं के पार नीति एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता करना है। चलिए आगे देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद पढ़ना है नीचे क्या क्या है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। फिर है ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों का आवंटन का प्रबंधन करता है। तो ये दोनों सही हो जाता, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि यहाँ पे यदि 1950 अधिनियम रहता तो ये दोनों सही हो जाता, लेकिन है 1951। तो 1951 में ये तीसरा बात सिर्फ है कि यह सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यताएं निर्दिष्ट करता है यहाँ दिए हुए कथन में। तो ये दोनों तो गलत हो जाता है। कितने कथन सही है? तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखना है कि यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। यह लोकसभा और राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का भी प्रावधान करता है। बट ये अधिनियम 1950 का होता तब, 51 का है, इसीलिए तीसरा सिर्फ सही है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। फिर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है, अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यताएं निर्दिष्ट करता है, अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कानून में केवल संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की गई ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। तो क्या है, कानून में केवल संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की गई ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्य के अनुरूप कार्य कर सके। तो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम में 1976 में ये बात था कि जो भी विदेशी दान प्राप्त होगा उस पर सिर्फ संघ निर्णय लेगा। ठीक है, अगर विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकरण हेतु पात्र हैं। फिर क्या है, विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकरण हेतु पात्र है। तो ये भी सही है। अगला है कि अच्छा, ये दो सही हो गया। अधिनियम चुनाव उम्मीदवारों, पत्रकार जैसे व्यक्तियों तथा संचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों जैसे संगठन पर स्पष्ट रूप से विदेशी धन प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध लगाता है नहीं, यहाँ पे है, उसके कारण ये गलती हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
विदेशी अंशदान अधिनियम ने व्यक्तियों और संघों को दिए जाने वाले विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। अतः कथन एक सही है। कर विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं, ये भी सही है। कर यह अधिनियम चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों एवं सरकारी कर्मचारियों, विधायिका तथा राजनीतिक दलों के सदस्य या उनके पदाधिकारियों, साथ ही राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर नियंत्रण लगाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आसियान के बारे में देखेंगे। कह आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो पहला कथन सही है। आसियान समन्वय परिषद आसियान समझौते और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है, तो ये दूसरा भी सही है। कर आसियान क्षेत्रीय मंच आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक एवं सुरक्षात्मक मुद्दों पर बातचीत व सहयोग के लिए एक मंच है, तो ये भी उससे सही है। तो कितने सही है? ऑप्शन सी होना चाहिए, तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो कथन एक सही है। एवं पारस्परिक सम्मान आसियान का मूल सिद्धांत है। ठीक है। कर आसियान समन्वय परिषद आसियान समझौते और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। कथन दूसरा सही है। कर बैंकॉक घोषणा 1967 ने औपचारिक रूप से आसियान की स्थापना की। फिर है कि आसियान क्षेत्रीय मंच आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत तथा सहयोग के लिए एक मंच है। कथन तीसरा भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, घड़ी का आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, हो सकता है इसमें रिकॉर्ड कम हो। घड़ी नहीं, मोबाइल लाइट कटता है तो वही होता है, अब उसको जाके बंद नहीं कर सकते हैं। चुनावी बॉन्ड व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। तो चुनावी बॉन्ड क्या है? व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला कथन सही है। कितने सही नहीं है ढूंढना है। दूसरा है कि भारतीय स्टेट बैंक 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करता है। तो ये दूसरा भी सही है। ठीक है, इसका जो स्लॉट होता है 1000 रुपये दान में देख सकता है, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किए हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ठीक है, ऐसे दल को चुनावी बॉन्ड दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि चुनावी बॉन्ड व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन एक सही है। भारतीय नागरिकों अथवा भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा इसे खरीदा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है? 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ के मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करता है। कथन 2 सही है। कर चुनावी बॉन्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किए हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र है। कथन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है इसको केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम के अनुरूप ही पद से हटाया जा सकता है। ये सही है। कर संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से वंचित कर दिया है? नहीं, आगे की नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, ऐसा नहीं है संविधान में। तो ये तो यहाँ कर दिया है तो गलत ही हो जाएगा ना। कितने सही है ये ढूंढना है। कर संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया नहीं किया गया है, ये भी गलती हो गई। तो केवल एक सही है, पहला ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम के अनुरूप ही पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कथन 1 सही है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे के किसी भी नियुक्ति से नहीं रोक सकता है, नहीं रोका है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है।
संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो कथन तीसरा भी सही।